हेलो दोस्तों। तो बीएच सीरीज के इंफॉर्मेटिव वीडियो के बाद एक नया वीडियो हमने सोचा बनाए पासपोर्ट पर। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पासपोर्ट के लिए काफ़ी नाम सुनते ऐसा लगता है, अरे यार ये कैसे बनेगा, क्या डॉक्यूमेंट दें, पुलिस वेरिफिकेशन भी इसमें होता है, फिर एड्रेस का दिक्कत होता है, मैं यहाँ हूँ मेरा एड्रेस वहाँ का है, कहूँगा कैसे सरल भाषा में। और चूंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना बनवाया और मेरा 3 दिन में बना हुआ है, तो मैंने बस इसमें एक इस वीडियो में मैंने एक चीज़ ये ऐड किया हुआ है। इस डिजिटल बोर्ड पे मैं आपको एक प्रोसेस बताते रहूँगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म भरना है उसमें किस एंट्री में क्या भरना है, कैसे भरना है, और उसे बताते हुए साथ में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो सबसे पहले अगर आपको ये प्रूव करना है कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो डीओबी के लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो ये है। टोटल 9 डॉक्यूमेंट हैं, इसमें से कोई भी आप एक डेट ऑफ बर्थ के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा, कोई एक ही चाहिए रहेगा। तत्काल पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि नॉर्मल डॉक्यूमेंट में नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई में ये होता है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो पहले होता है, पासपोर्ट बाद में बनता है, तो उसमें उनको इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन तत्काल में क्या होता है, वेरिफिकेशन बाद में होता है और आपका पासपोर्ट पहले बन जाता है, इसलिए आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं ताकि वो एश्योर कर सके कि आप ही वो पर्सन हैं। तो उसके लिए ये टोटल कितना 13 डॉक्यूमेंट है जो आप दे सकते हैं। कोई भी आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे, याद रखिएगा 3 डॉक्यूमेंट। इन 13 में से आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे। और लास्ट में आता है ईसीआर कैटेगरी। ये बेसिकली होता क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूं कि आप कहाँ तक पढ़े हैं वो इसमें बताना होता है। तो अगर हम उसमें ना भी सबमिट करें, वो कैटेगरी अगर हम सिलेक्ट ना करें तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्चुअली काम आता है जो गल्फ़ कंट्रीज़ या कहीं भी हमारे यहाँ के लोग जब वहाँ काम करने के लिए जाते हैं तो उनको वो दिखाना ज़रूरी होता है कि हाँ वो पर्टिकुलर हाई स्कूल पास है, इंटर पास है, ताकि अगर वहाँ से रिक्वायरमेंट स्किल या नॉन स्किल लेबर की है तो वो उसमें बाइफरकेट कर सके कि हाँ जिन्हें मैंने बुलाया है वो ये क्वालिफिकेशन वाले हैं, इसीलिए है। लेकिन मैं ये आपसे ही कहूँगा, मैंने कई वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो वो तो कह रहे हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसको स्किप कर दीजिए। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूँगा कि अगर आपके पास है तो फिर जानकारी छुपाना क्यों है। तो इसमें करना कुछ नहीं है आपको। अगर आप 10th पास हैं तो 10th का सर्टिफिकेट सफिशियंट है, या उसके ऊपर भी आप इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं, जो भी हैं, आप उसका सर्टिफिकेट ले लीजिए और वहाँ पे टिक मार्क कर देंगे। वो आपको जाके वहाँ दिखाना है बस, और कुछ काम नहीं है उसका। तो वो हो गए डॉक्यूमेंट। तो टोटल 3 कैटेगरी के डॉक्यूमेंट हैं। एक तो हमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करना होगा, उसके बाद एक हमारा ईसीआर नॉन ईसीआर का डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें हम अपना 10th या 12th का सर्टिफिकेट लगा देंगे। और तीसरा जब हम तत्काल अप्लाई करेंगे, जो 13 का लिस्ट था उसमें से 3 डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। देखिए मैं बार बार नॉर्मल और तत्काल की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोनों पासपोर्ट की जानकारी एक साथ दे रहा हूँ। दोनों में कुछ खास डिफरेंस है नहीं, खाली बन के आने का टाइमिंग और कुछ डॉक्यूमेंट और एक्स्ट्रा चार्ज की बात है। बाकी फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है दोनों का सेम है, इसलिए मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ। आपके पास लैपटॉप या कुछ भी है उससे भी कर सकते हैं, और या तो चाहें आप मोबाइल में एम पासपोर्ट ऐप आता है उससे भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा आसान है क्योंकि एम पासपोर्ट जो ऐप है ना वो रिस्पॉन्स बहुत स्लो करता है, तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है। तो इसमें पहले आपको एक आईडी बनानी होगी अपनी। पासपोर्ट सेवा सर्च कर लीजिए, passportindia.gov.in, उस पर आप चले जाइए। बाद ये तत्काल के लिए जो उनकी एडवाइजरी आ चुकी है गवर्नमेंट की वो है, ऐसा तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आप जाइए और ये बनाने का आपका आ जाएगा प्रोसेस फॉर्म पूरा। तो ये आपको भरना है और यहाँ पे जो ईमेल लॉगिन के लिए जो ईमेल आईडी आप डालेंगे तो उसी पे यहाँ से एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा, वहाँ से आप एक बार उसको वेरीफाई कर देंगे तो आपकी आईडी बन जाएगी। तो इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं, दिल्ली से या कि जो आपके स्टेट में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बने हुए हैं वहाँ पे करना चाहते हैं, तो आप देख लीजिए आप अवेलेबल कहाँ है। जैसे मेरे केस में मैंने वाराणसी किया था क्योंकि मेरे घर घर के बगल में था, तो मैंने वाराणसी। तो आप देख लीजिए जैसे आपका जहाँ भी जिस स्टेट में भी हो, पासपोर्ट अप्लाई करते समय ये पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे गलती कर दिया तो ये मान लीजिए कि आपको फिर से नई आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आईडी ना एडिट होती है ना डिलीट होती है। मेरे साथ यही दिक्कत हुआ था,
मैंने किया क्या था, जबलपुर था तो मैंने सोचा मैं वहीं से अप्लाई कर देता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जो जोन था वो भोपाल सेट कर लिया और जबलपुर के लिए अप्लाई करना चाहा। लेकिन जब चूंकि मुझे तत्काल अप्लाई करना था तो जब मैं वहाँ पूरा फॉर्म भरने के बाद जब मैं लास्ट अपॉइंटमेंट के लिए जाता हूँ जब, तो मुझे मालूम पड़ता है कि जबलपुर में तत्काल अवेलेबिलिटी है ही नहीं, आपको जाना पड़ेगा भोपाल या इंदौर। तो फिर मैंने कस्टमर केयर में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि सर आप नई आईडी बनाइए, अब उस पर कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने नया आईडी बनाया और फिर मैंने अवेलेबिलिटी चेक किया कि तत्काल का एक्चुअल में होता कहाँ का है। लखनऊ। तो अब लखनऊ आपका रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हो गया जहां से आपका पासपोर्ट प्रिंट होके आएगा। इसका मतलब ये कतई नहीं कि आपको लखनऊ जाना है, आपको लखनऊ नहीं जाना है। आपके आसपास जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है आपको ऑनलाइन सब मालूम पड़ जाएगा, और अभी जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ भी आपको पूरा लिस्ट आता है। और ये लिस्ट चाहे तो आप बिना लॉगिन आईडी बनाए भी चेक कर सकते हैं, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा। हर स्टेट में, हर मेजर सिटीज़ में पासपोर्ट ऑफिस के सेंटर्स हैं, बस जोन जो उनके अलग अलग है वो स्टेट में एक ही होता है। तो जैसे मैंने लखनऊ कर लिया है, तो उसके बाद करना क्या है, अपना आप नाम, इसमें अपना नाम डाल दीजिए, XYZ डाल देता हूँ, XYZ, डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ 1 अगस्त 2000। अगर अपने ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना है तो वही पूछ रहा है, तो मैं तो वही करूँगा ताकि याद करने का झंझट ही खत्म हो जाए। तो अब आपने सिलेक्ट किया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा वो। अपना कुछ पासवर्ड आप डाल दीजिए। ये हिंट क्वेश्चन है, अगर आप कभी पासवर्ड या लॉगिन आईडी भूल जाते हैं उसके लिए है ये। ये देखिए, जैसे आप सब कुछ डाटा सही से फिट करके उसमें डाल देंगे आईडी बनाने के लिए, तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो ईमेल आईडी आपने दिया है वहाँ पे एक लिंक भेजा गया है, वो इस तारीख तक एक्टिवेट रहेगा। तो आपको बस करना कुछ नहीं, बस उस लिंक को जाके वहाँ पे क्लिक करके अप्रूव कर देना, आपकी आईडी बन जाएगी। जैसे मैं अभी मोबाइल अपने हाथ में लिया हूँ तो उसमें आप करता हूँ मैं। आईडी बन चुकी है। अब चलते हैं पासपोर्ट अप्लाई का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब चूंकि आईडी बन चुकी है तो रजिस्ट्रेशन इसमें जाके करेंगे और लॉगिन आईडी डालेंगे इसमें। तो ये हमारा लॉगिन आईडी जो बना था उसके थ्रू हम आ गए हैं पासपोर्ट अप्लाई प्रोसेस में। तो चूंकि हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं, तो यहाँ पे है देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश या रीइशू पासपोर्ट, तो हम इस पे चले जाएंगे। फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं यूपी से हूँ तो मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लिया। मैंने वाराणसी से किया था तो वाराणसी में ये रहा वाराणसी। अब वो मेरा रजिस्टर हो चुका है। अब मुझे अपना ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद मुझे ये ऑनलाइन फॉर्म जाके वाराणसी आरपीओ में ही जमा करना होगा। तो इसलिए मैंने कहा था कि जब वो आपसे आरपीओ का डिटेल मांगेगा तब वो आपको बकायदा देख लीजिए कि आप कहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं, कैसे हैं, वो करने के बाद ही उसको सबमिट करिएगा। तो चलिए अब फॉर्म शुरू करते हैं। तो आपका बेसिकली फॉर्म यहाँ सब शुरू हो जाता है। तो फ्रेश पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो फ्रेश पासपोर्ट यहाँ से कर लेते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ एप्लीकेशन। अब मैं आपको यहाँ पे तत्काल और नॉर्मल का कुछ बता देता हूँ क्या क्या डिफरेंस आता है, कैसे आता है, ये तत्काल क्यों चालू किया गया है। तो बेसिकली जो तत्काल पासपोर्ट है ये उनके लिए है कि जिनको अर्जेंट ही बाहर जाना है, उनके पास पासपोर्ट है नहीं। अब नॉर्मल पासपोर्ट बनने में 20 दिन 1 महीना लग जाता है। तो उस केस में गवर्नमेंट तत्काल पासपोर्ट का स्कीम लाई। ठीक उस तरह से हम रेलवे टिकट भी 4 महीना रिजर्वेशन करा के रखते हैं, या तो फिर कल की ट्रेन है तो आज तत्काल बुक कर लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, और बाकी फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तत्काल में आपको कुछ बेनिफिट हैं तो कुछ लॉस भी हैं। लॉस मतलब इस चीज़ से है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या है। तो नॉर्मल पासपोर्ट क्या होता है कि जैसे मैंने पासपोर्ट अभी यहाँ पे भर के फॉर्म भरा, फिर इसको जाऊँगा आरपीओ ऑफिस, वहाँ जमा कर दूँगा। जमा होने के बाद तब वहाँ से पुलिस वेरिफिकेशन के पास जाता है,
मेरा पूरा डिटेल, मुझे थाने से कॉल आएगा या मैं खुद जाके पता लगा सकता हूँ। ये 15-20 दिन 1 महीना जैसा उनका शेड्यूल खाली होगा वो लोग अपना कर लेंगे, वो खुद ही आपको जनरली कांटेक्ट कर लेते हैं। तो जब वो पुलिस वेरिफिकेशन आपका वहाँ से हो जाएगा, वो रिपोर्ट वो सबमिट कर देंगे आपके रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के पास, तब वहाँ से आपका पासपोर्ट प्रिंट होगा, तब वहाँ से आपको फिर वो बाई पोस्ट आपके घर पर आएगा। तो ये होता है नॉर्मल का प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है कि टोटल 1500 रुपये इसकी फ़ीस है, जो आपको ऑनलाइन अभी फॉर्म भरते समय देना होगा। इसके अलावा आपका 1 रुपया भी नहीं लगना है फीस के रूप में कहीं भी। तो ये होता है नॉर्मल पासपोर्ट का। अब तत्काल में एक्स्ट्रा क्या होता है, अच्छा नॉर्मल में क्या होता है कि हम एक आईडी प्रूफ से नॉर्मल पासपोर्ट बनवा सकते हैं। जी हाँ, एक आईडी प्रूफ, यानी अगर आपके पास सिर्फ आधार कार्ड है तो आपका पासपोर्ट बन सकता है, आपको किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप नॉन ECR कैटेगरी जो मैं बताऊंगा आपको वो चाहिए तो आपको 10th का मार्कशीट चाहिए, और अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ आपका आधार कार्ड से आपका पासपोर्ट बन सकता है। नॉर्मल पासपोर्ट याद रखिएगा, नॉर्मल पासपोर्ट 1500 रुपये में और आधार कार्ड होने पे बन सकता है। अब बात करें तत्काल की, जो मैंने बनवाया था, तो इसमें क्या होता है, इसमें 1500 रुपये तो आपके फीस लगते ही हैं, इसके अलावा आपका 2000 रुपये जो तत्काल चार्ज है वो लगता है। उसके अलावा आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देने होते हैं 3, जो मैंने आपको इसके पहले लिस्ट दिखाया था। तो वो 3 डॉक्यूमेंट 2000 रुपया एक्स्ट्रा। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या होगा, इसमें बेनिफिट ये होता है कि जो आपका पासपोर्ट है वो आपको 2 से 3 दिन में बन के मिल जाएगा, और जो आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो आपके पासपोर्ट बनने के बाद होगा। यानी अगर आपको अर्जेंट कहीं जाना है तो आप जा सकते हैं, वेरिफिकेशन वाला काम होता रहेगा। तो मेरे केस में क्या हुआ, मैंने 2 अगस्त को जब अप्लाई किया था तो मेरा दोपहर तक मेरा सारा काम वहाँ रीजनल ऑफिस में हो गया। जब मैं शाम को घर पहुँचा तो मुझे मैसेज आ गया कि आपका पासपोर्ट नंबर ये है, जो कि प्रिंट हो चुका है और वो बाई स्पीड डिस्पैच भी हो चुका है। ये है इस नंबर जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं। सोचिए, जिस दिन मैंने सबमिट किया उसी दिन मेरा पासपोर्ट बन के वहाँ से निकल गया, और शाम को ही मुझे मेरे थाने से फ़ोन आता है कि आकाश गिरी आप बात करें। मैंने कहा हाँ, कह रहे हैं कि आपके पासपोर्ट का वेरिफिकेशन है, तो वो आप जब अवेलेबल हैं तो आप आइए, आप आके यहाँ पे करा लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगले दिन गया था, मैं चाहता उसको 2-4-5 दिन डिले भी कर लेता, ऐसा कोई दिक्कत, उनके पास 5-6 दिन का टाइम होता है। क्योंकि मैं उस समय वहाँ था तो मैं जाके उसको करा लिया और मेरा पासपोर्ट उसी दिन निकला। लेकिन स्पीड पोस्ट से आने में देर हो गई, 3 दिन लग गया, लेकिन पासपोर्ट मेरा 2 तारीख को ही प्रिंट होके वहाँ से डिस्पैच हो चुका था। तो ये है तत्काल और नॉर्मल का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी प्रोसेस दोनों का सेम है, खाली बस यहाँ सिलेक्ट करके ही करना होता है, बाकी और कोई नहीं है। तो चलिए मैं अगर तत्काल की बात कर लेता हूँ। तत्काल, अब आपको देखना है कि आपके कितने पेज के पासपोर्ट चाहिए, 36 और 60। मैंने जो आपको प्राइस बताया था वो 1500 रुपये, वो 36 पेज का था। अगर आपको 60 चाहिए तो उसका प्राइस अलग आता है, कुछ 2500 या जो भी आता है मैं इसमें यहाँ लिख दूंगा। तो जो मैंने 36 कर किया तो मैं 36 आपको इसमें कर देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट के बाद आपका फिर एप्लीकेशन डिटेल फॉर्म शुरू होता है। चलिए इसको भरते हैं। बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा तो ऑलरेडी बन चुका है, तो उसमें नाम जो है ऐसे कोई रैंडम सिलेक्ट कर। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हम लोग पासपोर्ट में गलती करते हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसमें नाम जैसे लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो पासपोर्ट बनवाने से पहले आप प्लीज़ उसे करेक्ट करा के तब पासपोर्ट के लिए अप्लाई करिएगा। क्योंकि वहाँ पे वो एक एक अक्षर मिलाते हैं, इवन स्पेस तक मिलाते हैं। सारी गलतियाँ यहीं से होती हैं और दोष हम देते हैं कि पासपोर्ट ऑफिस वाले हमारा रिजेक्ट कर दिए हैं। तो एंट्री में प्लीज़ एक बार ध्यान देंगे और डॉक्यूमेंट पे ध्यान देंगे तो आपका पासपोर्ट कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा और आपका पासपोर्ट बन के ही आएगा। और जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने वो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया, मैं गारंटी देता हूँ आपका पासपोर्ट बन के ही आएगा, 101% बन के आएगा। तो एंट्री पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। चलिए जैसे मैं आकाशी कर देता हूँ, चलिए खाली स्पेलिंग थोड़ा चेंज कर देता हूँ बस, पूरा सरनेम नहीं लिखता हूँ। जेंडर करिए आप यहाँ पे। उसके बाद क्या आप और किसी नाम से जाने जाते हैं, क्या है, तो ये सब नो कर दीजिए। अगर कुछ है तो आप मेंशन करिए। इसके पहले कभी आपने अपना नाम चेंज किया हुआ है जो अभी आपका है, तो मेरे केस में कुछ था नहीं तो मैंने नहीं किया है। डेट ऑफ बर्थ भर देते हैं। क्या आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो नो। प्लेस ऑफ बर्थ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके पासपोर्ट पर छप के आएगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है।
इसलिए जो है डालिए, इसका प्रूफ आपको देना नहीं है कि आपको डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ का प्रूफ देना है कि मैं फला फला आदमी यहाँ जन्म लिया हुआ है, उसका कुछ नहीं देना है। मान लीजिए मैं जौनपुर डाल देता हूँ, अपना स्टेट इसमें सेलेक्ट कर लीजिए। तो उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट भी जौनपुर ही है, तो जौनपुर। फिर मैरिटल स्टेटस आपके जिसके जो भी है अपना कर सकता है, अगर सिंगल कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा जिसको जो करना है। फिर उसके बाद पैन नंबर पूछा है, वोटर आईडी नंबर पूछा है, तो ये अगर है तो दीजिए, नहीं है तो डाल देंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने तो अपना भरा था दोनों। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप भी आप जो भी हैं अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप अदर कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आपके घर, आपके पेरेंट्स या आपकी, अगर आप मैरिड हैं तो आपके उसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आप नो कर दीजिए, हैं तो आप वो कर दीजिए। आपका एजुकेशन क्या है तो आप ग्रेजुएट एंड अबव जो भी है। अगर आपके पास हाई स्कूल या उसके ऊपर की डिग्री है तो आप नॉन ईसीआर कैटेगरी में आ जाएंगे, तो उसके लिए फिर आप यस करेंगे। और यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी दे देगा क्या है। इसके पहले मैंने आपको दिखा दिया था कि आपके पास मैट्रिकुलेशन या उसके अबव की डिग्री आपको चाहिए, तो वो आपको वहाँ पे जाके फाइनल, जब आप अपने रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिखाना होता है। अब मेरे केस में क्या हुआ था कि चूँकि मैं महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ, तो मेरा जो 10 या 10+2 है वो वहाँ से हुआ है, तो वहाँ का जो नाम लिखने का पैटर्न होता है थोड़ा सा अलग होता है। उसमें क्या होता है कि पहले आपका सरनेम आएगा, फिर आपका नाम, फिर आपके फादर का नाम। मैंने अपना ग्रेजुएशन, क्योंकि वो मेरा यूपी से हुआ था, तो मैंने उसमें मेरा नाम आकाश गिरी ही था, तो मैंने वो लगा दिया। तो इसमें आप देखेंगे ना, इसमें लिखा हुआ है कि ये आप क्वालिफिकेशन, तो मैंने ग्रेजुएट एंड अबव। तो बेसिकली वो हाई स्कूल ही देखते हैं वैसे, लेकिन आप दोनों, अगर आपके साथ वो दिक्कत है जो मेरे साथ दिक्कत थी नाम का फॉर्मेट वाला, तो आप ले जा सकते हैं, नहीं तो आप हाई स्कूल लगा दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। वो लोग खाली हाई स्कूल पे हो जाते हैं, क्योंकि उनको हाई स्कूल से मतलब है, क्योंकि उनको स्किल और अनस्किल का वो डिफरेंस करना होता है। जो मैंने कहा इसका काम खाली मिडिल ईस्ट कंट्री में होता है, तो वही वो चेक करते हैं। तो मैंने हाई स्कूल, तो मैंने अपने अंकल का हाई स्कूल लगाया था, लेकिन मेरा मैंने ग्रेजुएट लगाया था। और अगर आपके पास कोई एजुकेशन डिग्री नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, तो ये आपका वो हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपके, अगर आप सिर्फ घूमने के पर्पज़ से पासपोर्ट बनवा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा इस चीज़ के लिए, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो बताने मुझे लगता नहीं कोई हर्ज है, तो आप बता दीजिए। तो ये मैंने कर दिया, चलिए मान लीजिए मैंने ग्रेजुएट कर दिया। अब अगर आपके पास कुछ बॉडी मार्क है जो आपके आइडेंटिटी को बताता है तो आप करना चाहें तो करिए, नहीं तो कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर आधार नंबर। अब आधार कार्ड तो हर किसी के पास है, और हमारा जो पासपोर्ट बनेगा तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई इंसान होगा जो आधार कार्ड एज ए आईडी प्रूफ यूज नहीं करेगा। तो आप आधार नंबर यहाँ डालिएगा, वो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री करके एस करके आगे बढ़ना है। अब चूंकि मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ तो मैं आधार कार्ड नहीं डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो करके आगे बढ़ जाता हूँ। तो आप ये काम करिएगा कि जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो सारा करने के बाद आप सेव माई डिटेल्स कर लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इनकेस अगर आप ऐप बंद कर देते हैं या कल अगले दिन फिर शुरू करेंगे तो आपका वहीं से आगे शुरू होगा, नहीं तो फिर आप स्टेप बाय स्टेप जो बढ़ रहे थे आप फिर एक नंबर शुरू करेंगे। तो इसको आप सेव करके आगे बढ़िए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। अब आ गया नेक्स्ट, ये होता है आपका फैमिली डिटेल का कॉलम। तो इसमें आपका वही है, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस जो भी है आप वो सब आपको करना है। बस स्पेलिंग का सिर्फ ध्यान रखिएगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई लीगल गार्जियन है तो, नहीं तो, क्योंकि वो कम मैंडेटरी नहीं है। ये केस में है, कोई आपके साथ बच्चा है, कोई वो है, तो उनका पासपोर्ट अगर अप्लाई करना है उनके केस में है, तो ये यहाँ से ये हो गया। ये डिटेल भरने के बाद फिर आप चाहे सेव माई डिटेल करिए और नेक्स्ट कर दीजिए आप। उसके बाद फिर आपका अब आता है एड्रेस वाला, जो लोगों को दिक्कत होता है कि मेरा आईडी प्रूफ ये है, मैं इस समय यहाँ हूँ। तो अब वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको भरता हूँ कि ये एक्चुअली ये इसमें होना क्या है और होता क्या है। आपका जो परमानेंट एड्रेस है और जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है, ये दोनों अलग अलग होंगे तो भी आपके पासपोर्ट से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका परमानेंट एड्रेस इस पे नहीं आने वाला है। आप इस समय जिस एड्रेस पे हैं, आप जो आईडी सबमिट करेंगे उस आईडी पे जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपके पासपोर्ट पे आने वाला है। बहुत लोग कहते हैं कि आपको अपना जो परमानेंट एड्रेस है उसकी भी आईडी देनी है, ये देनी, कुछ नहीं देना है। वो आपको सिर्फ होम, आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना है, बस उसका कोई ना कोई प्रूफ देना है ना कुछ करना है। अब ये जो एड्रेस आप यहाँ भरेंगे यही आपके आईडी पे होना चाहिए,
और यही एड्रेस आपके पासपोर्ट पर आएगा। और ज़रूरी नहीं है कि आपका जो एड्रेस है, आप जो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे उसी स्टेट में जाके आपको रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में अपना ऑनलाइन फॉर्म जो भरेंगे उसको सबमिट करना है, नहीं। यहीं पे समझना है हमें कि करना क्या होता है। ये एड्रेस जो है ये हमारा पासपोर्ट पे आएगा, ये हमारी आईडी का एड्रेस है, लेकिन चूंकि हम अवेलेबल कहाँ पे हैं तो हम वहाँ सबमिट कर सकते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ, मैं यूपी से हूँ, होम टाउन मेरा जौनपुर है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बनारस मान लीजिए मेरा है। अब तो मैं और मेरे आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो है जौनपुर का, तो मैं यहाँ पे अपना आधार कार्ड का जौनपुर डाल दिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं रह रहा हूँ जबलपुर में। तो जो मैंने आपको बताया ना कि आरपीओ सिलेक्ट करना होता है कि किस रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आप जाके जमा करेंगे इस फॉर्म को, तो वो मैटर नहीं करता कि आपके एड्रेस कहाँ का है। ध्यान रखिएगा, वो मैटर नहीं करता कि आपका एड्रेस कहाँ का है। आप जिस भी पासपोर्ट ऑफिस में चाहें स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लीजिए, आप जाके वहाँ ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि अगर मैं यूपी से हूँ, मेरा एड्रेस आईडी सब यूपी का है, मैं जबलपुर में रह रहा हूँ, लेकिन मेरा पासपोर्ट जो है वो मुझे यूपी के एड्रेस पे चाहिए, तो मैं अपना यहाँ पे यूपी भरूंगा, लेकिन मैं आरपीओ सिलेक्ट करूंगा जबलपुर का और फॉर्म जाके जबलपुर में ही सबमिट करूंगा। समझ गए आप? फॉर्म जाके जबलपुर में सबमिट करूंगा, सारा डॉक्यूमेंटेशन काम वहीं होगा। वो उनका हेडेक है कि वो वहाँ से वो चीज़ कैसे करवाते हैं। ठीक है, पहला कॉलम है कि आप प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया है क्या, तो आपको नो आता ही है, तो नो करना ही है उसको। अगर आपका कुछ है तो आप कर सकते हैं उसको, बाहर अगर है तो। चलिए इसमें कुछ लिखते हैं एड्रेस में 2, फिर विलेज लिख देते हैं, मान लीजिए GH, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। अब देखिए ये वाराणसी इसलिए आया जो कि हमने आरपीओ वाराणसी सिलेक्ट किया हुआ था, ये आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबमिट जाके वाराणसी में ही करना है। ये आपका एड्रेस जो है ये आपके आईडी से मैच करना चाहिए, बाकी सबमिट आप जाके वहाँ कर सकते हैं। तो ये वाराणसी हो गया। पुलिस स्टेशन जो भी आपका हो लीजिए, मान लीजिए मैंने करेंट कर दिया, सॉरी मैं तो हूँ जौनपुर से, तो मैं उसको जौनपुर। अब आप देख रहे होंगे मैंने आरपीओ सिलेक्ट किया वाराणसी का है, लेकिन मैं एड्रेस अब चेंज करके जौनपुर डाल रहा हूँ। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा था? कि आप जो है एड्रेस अपना फिलअप करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उस फॉर्म को इंडिया के किसी भी आरपीओ में जमा कर सकते हैं। बस आपको स्टार्टिंग में सिलेक्ट करना है कि हाँ मुझे यहीं जमा करना है, बस ये याद रखना है बस, बाकी आप कहीं भी कर सकते हैं। तो जौनपुर मैंने भर दिया, मेरा पुलिस स्टेशन मान लीजिए रामपुर हो गया, पिन कोड हो गया मोबाइल नंबर मान लीजिए डाल देते हैं कुछ भी, 1 2 3 4 5 6। टेलीफोन नंबर नहीं, ईमेल आईडी मैंडेटरी है तो उसको डालना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसने पूछा है कि इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, ये सिर्फ अगर है तो डालिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये सिर्फ पूछ रहा है, इसके लिए आपको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, और ना ही ये एड्रेस आपके पासपोर्ट पे आने वाला है। मैं बार बार ये चीज़ को कह रहा हूँ कि आपके पासपोर्ट से परमानेंट एड्रेस से कोई मतलब नहीं है। ये जो एड्रेस हमने इसके पहले प्रेजेंट एड्रेस भरा हुआ है पासपोर्ट पे यही आएगा, और हमें आईडी प्रूफ भी इसी एड्रेस का देना है। समझ गए आप? अब जैसे परमानेंट एड्रेस मान लीजिए है मेरा, तो मैं यस कर देता हूँ, नहीं है तो आप नो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई पूछेगा भी नहीं और ना कोई आपसे कोई प्रूफ मांगेगा। मान लीजिए मैंने एस किया था, अब इसने पूछा है कि जो आपने ऊपर एड्रेस डाला है क्या वही आपका परमानेंट एड्रेस है कि कोई दूसरा है। अगर सेम है तो सेम कर दीजिए, नहीं है तो जो है वो डाल दीजिए। तो मेरा सेम था तो मैंने यस कर दिया। अब अगर आपका कुछ और तो और डाल दीजिए, उसको आपको आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, खाली आपको एक बार खाली सबमिट करना है बस। सारा खेल आपका इसी एड्रेस का होने वाला है, आईडी में इसी एड्रेस को मिलाएंगे वो लोग। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये आपको पूछ रहा है कि आपके नंबर पे मैसेज आएगा पासपोर्ट के लिए, मेल पे आएगा, तो वैसा है, आप ओके कर दीजिए इसको। इसमें इसने अब वही जो मैं आपको पूछा ना कि आरपीओ आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अच्छे से ध्यान से, तो उसने यही बोला है कि अगर आरपीओ जो है एक बार आप सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको फिर आप वहीं जाके जमा करना है, क्या करना है आप देख लीजिए, वही लिखा हुआ है। मेरे साथ यही गलती हुआ था, मैंने इसमें पढ़ा नहीं, इसमें जल्दबाजी मैंने ओके कर दिया था। तो आपको जहाँ जमा करना है वहीं पर आप स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके कर देते हैं। तो चलिए
हम आगे आते हैं, ये यहाँ तक हो चुका। अब आते हैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट यही है कि इन केस हम लोग कहीं फॉरेन में हैं, कुछ हो गया तो हमें कुछ हो जाता है तो हमारे पासपोर्ट के थ्रू कोई हमारा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट निकाल सके, उसी लिए है। तो आप अपने फैमिली मेम्बर का या किसी का भी जिसको आपको लगता है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप डाल दीजिए। बाकी आप दो ही मैंडेटरी हैं, बाकी उसके अलावा ऑप्शनल है, करना है तो करिए नहीं तो मत करिए। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब ये कुछ, अब ये देखिए ये क्या है, हैव यू एवर हेल्ड या होल्ड एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो ये मोस्टली जो तिब्बत से आए थे उनके लिए है। तो ये हम, अगर आप उसमें से कुछ हैं, अगर आपको कुछ आईडी प्रूफ मिला हुआ है तो आप करिए, नहीं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपके पास या पहले कोई डिप्लोमेटिक या वैसा कोई पासपोर्ट था तो है तो आप डिटेल दीजिए, नहीं है तो फिर कोई नहीं, डिटेल नॉट अवेलेबल या नेवर हेल्ड या जो भी है ये कर दीजिए आप। उसके बाद आप इस हैव यू अप्लाइड फॉर अ पासपोर्ट बट नॉट इशू, इसके पहले आपने कभी अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ था तो यस नो जो भी आपको करना है। जैसा आप, ये तो हर इंसान पर्टिकुलर बता सकता है किया था कि नहीं किया था। तो मान लीजिए हम फ्रेश ही कर रहे हैं तो कभी किया ही नहीं होगा तो नो कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा एक लाइन से। इसमें वही है कि आपके ऊपर कभी कोई केस हुआ था, ये आपका कभी पासपोर्ट चोरी हुआ था, क्या हुआ था, तो यही सब है एक लाइन। तो बेसिकली नो नो ही करना होता है, लेकिन एक बार आप हर क्वेश्चन को पढ़ के करिएगा। माइनर जानकारी पूछा है तो आप एक बार देख लीजिएगा। जो भी अगर इसमें से अगर कुछ आप है इसमें तो आप अपना जो भी अगर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये देखिए ये आपका पासपोर्ट का फॉर्मेट आ गया है, जो मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या पासपोर्ट में आपका दिखाई देगा। तो ऐसे आपका पासपोर्ट बिल्कुल छप के आ जाएगा, ये रहा, यही आपका पासपोर्ट का फॉर्मेट हो गया है। तो यहाँ पे आपका पूरा डिटेल और यहाँ पे आपके पापा मम्मी और एड्रेस जो भी है वो डिटेल आ जाएगा। यहाँ पासपोर्ट नंबर जब इशू होगा वो आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, बाकी ये सब डिटेल आ जाएगा। अब ये और ये दोनों जो चीज़ हैं, ये जब पासपोर्ट ऑफिस में आप इस फॉर्म को सबमिट करने जाएंगे तब वहाँ पे वो बाकायदा डीएसएलआर से बढ़िया फ़ोटो लेते हैं, तो वो फ़ोटो इसमें आएगा। सिग्नेचर भी वो लोग आपका वहीं करा के वहीं स्कैन कर लेंगे। ये खाली एक बेसिक फॉर्मेट है ये, कि आपने जो डाटा एंट्री किया था वो डाटा के हिसाब से आपका फॉर्मेट, आपका जो पासपोर्ट है वो ऐसे दिखेगा। तो अगर अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़िए, अगर कुछ दिक्कत है तो आप वापस से बैक जाके उसको आप चेक कर लीजिए, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ है तो आप देख सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे, अब यहाँ पे देखिए वही आ गया, प्रूफ वाली बात आ गई है कि अब डॉक्यूमेंट हम क्या क्या देंगे। तो प्रूफ ऑफ बर्थ, बर्थ के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देंगे, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इतने सारे डॉक्यूमेंट से आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आधार का ई आधार कार्ड जो भी आपके पास हो तो वो आप ऐड कर दीजिए, हाँ ओके कर दीजिए। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, अब यही एड्रेस है जो आपके पासपोर्ट पे भी आएगा, और इसी यही एड्रेस देख के वो लोग आपका क्रॉस चेक कर लेंगे कि हाँ इस जगह के लिए हमें इशू करना है, क्या करना है वो करना है। तो इसमें भी आपका आधार कार्ड का ऑप्शन पहले ही आता है। और भी चीज़ें हैं इसमें, देख लीजिए आप क्या क्या है। जैसे आपके पास आम लाइसेंस का भी कुछ हो, बैंक पासबुक, किसान पासबुक या बैंक जो भी हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। ड्राइविंग लाइसेंस में ये होना चाहिए कि आप जिस, जो आपका एड्रेस है उसी स्टेट का होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट के लिए जा रहे हैं फिर तो आपका आधार कार्ड, अरे आधार कार्ड से ही बन जाएगा। मैंने तत्काल अप्लाई किया तो मुझे 3 आईडी प्रूफ चाहिए था, तो 3 में से मैंने सोचा मैं एक आधार ले लेता हूँ, एक पैन कार्ड ले लूँगा, एक मैं डीएल ले लूँगा। अब लेकिन दिक्कत ये हो गया कि मैं एड्रेस जो डाल रहा था अपना वो यूपी का डाल रहा था और मेरा डीएल बना हुआ मुंबई का था, तो वो एड्रेस मैच नहीं कर रहा था। इसलिए इसने लिखा हुआ है एड्रेस के लिए कि उसी स्टेट के जुरिडिक्शन, मतलब उसी जिस स्टेट का एड्रेस आपका है आधार कार्ड में या जो भी आईडी प्रूफ है, तो उसी स्टेट का आपका डीएल अगर है तो ही एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं होगा। तो फिर इसके लिए फिर आप दूसरा देखिए। और फिर वोटर आईडी की बात कर लेते हैं। तो वोटर आईडी में भी जो हमें प्लास्टिक वाला कार्ड जो आता है छप के, अगर वो है तो वही वो लोग एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल से जो ई इपिक डाउनलोड करते हैं वो वाला, वो नहीं चलेगा। मैं वो ले गया था लेकिन वो नहीं माने उस चीज़ से, वो बोले नहीं हमें जो फिजिकली आता है कमीशन से हम उसी को वैलिड मानेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान देना। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, गैस कनेक्शन है,
पैन कार्ड, बाकी जो भी है ये सब, राशन कार्ड, इतने सारे इसमें बहुत सारे हैं। आप अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है SC ST या OBC का, वो भी लगा सकते हैं। तो जो भी है इसमें सब पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ये वही लिस्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में दिखा दिया कि पासपोर्ट अप्लाई करने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो वही सब है, तो आपके पास जो भी है तो आप उसे कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने अगर आधार को भी सिलेक्ट कर लिया है, अभी ये हो गया। अब थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि वहाँ पे जाके दिक्कत क्या हुई थी मेरे साथ। दिक्कत ये हुई थी कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है आधार या तो ई आधार। ई आधार आप समझ गए होंगे कहाँ से, हम लोग ऑनलाइन डाउनलोड कर देते हैं CSC सेंटर से, या खुद मोबाइल से OTP से कर लेते हैं हम लोग। तो मैं वही करके ले गया था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा, क्योंकि मेरा तत्काल था। सारी दिक्कतें आती हैं तत्काल के लिए। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें ई आधार चल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रिंट आउट CSC सेंटर से ले लीजिए, आप जाइए, आपका सारा काम एक आधार कार्ड से सब कुछ हो जाएगा। दिक्कत आई थी तत्काल के लिए, तो तत्काल में वो बोले अब जो PVC कार्ड आधार वाला बन के आता है, अगर वो होगा हम उसी को वैलिड मानेंगे, नहीं तो इसको हम नहीं मानेंगे। तो चूंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट की दिक्कत नहीं थी, तो मैंने जो उनको 3 डॉक्यूमेंट दिया, मैंने अपना क्या क्या दिया था। आधार कार्ड तो मैं ले गया था, लेकिन वो वहाँ पे मना कर दिए, तो मैंने उसको तुरंत हटाया। पैन कार्ड तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें फ़ोटो अरे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए था, वो तो वहाँ से एक्सेप्ट हो गया। अब बैंक पासबुक था मेरे पास सेम एड्रेस का, तो मैंने वो दे दिया। अब बैंक पासबुक में आपको करना क्या होगा, बैंक पासबुक आपको, अगर आपके पासबुक में फ़ोटो नहीं लगा हुआ है आपका, तो प्लीज़ जाने से पहले अगर आपको पासबुक को एज ए प्रूफ जमा करना है तो आप अपने बैंक जाइए, अब मैनेजर के पास जाके उसमें आप बोलिए कि इसको मेरा एक फ़ोटो लगा के स्टैम्प मार दीजिए। इसलिए वो बोलते हैं कि मुझे फ़ोटो बैंक पासबुक चाहिए, आपका फ़ोटो लगा होना चाहिए। उसके अलावा आप, चूँकि अभी देखिए अभी इस समय सब गूगल पे, फ़ोन पे हम लोग यूज करते हैं, तो ट्रांजेक्शन का अगर हम उसमें एंट्री कराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक दो पासबुक से हमारा काम चल जाएगा। तो उससे बचने के लिए हमें करना क्या है, आप बैंक में जाइए और उनसे बोलिए कि हमें लास्ट 15 दिन या 1 महीने का एंट्री उसमें करके दीजिए। प्रेजेंट डे से लेके बैक के 1 महीने या 15 दिन का करा लीजिए। मैंने वही कराया था, मैंने लास्ट 15 दिन का कराया था बस, क्योंकि मैं गूगल पे यूज़ करता हूँ तो 10 रुपये 5 रुपये से लेके ट्रांजेक्शन में तो भर जाता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया। लास्ट 15 दिन का क्या कराया था, वो बेसिकली 1-2 दिन आगे पीछे का सिर्फ उसमें डेट चेक करते हैं कि आज मान लीजिए 1 तारीख है, तो इसकी एंट्री 28 या 29 पिछले महीने की हुई है, बस वही देखते हैं। तो याद रखिए, बैंक पासबुक अगर आप देंगे उसमें फ़ोटो विथ स्टैम्प होना चाहिए और लेटेस्ट एंट्री होनी चाहिए। तो मैंने क्या क्या दिया, एक तो पैन कार्ड दे दिया, दूसरा बैंक पासबुक दिया था चूँकि मेरा आधार कार्ड रिजेक्ट हो गया था, तीसरा मैंने दिया था कास्ट सर्टिफिकेट। तो इन तीनों से ही मेरा काम हो गया था। मेरा आधार कार्ड सब कुछ होके भी वो लोग एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि वो PVC कार्ड में नहीं था। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप नॉर्मल के लिए जा रहे हैं फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा कि अब तो सभी झंझट खत्म हो गया है, सारा कॉन्सेप्ट डिजी लॉकर शुरू हो चुका है अब तो। लेकिन फिर भी बताना मेरा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो मैं फेस किया हूँ, इन केस अगर आप जाएँ तो आपको फेस ना करना पड़े। तो याद रखिएगा, अगर आप तत्काल के लिए जा रहे हैं और डॉक्यूमेंट फिजिकली हाथ से लेकर जा रहे हैं, तो आधार कार्ड और वोटर ID, ये जो प्रिंट होके कार्ड फॉर्म में आता है गवर्नमेंट से बाई स्पीड पोस्ट या जैसे भी आता है, अगर आपके पास वो है तो वही लेके जाइएगा, नहीं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे तत्काल के लिए। नॉर्मल के लिए चलेगा, नॉर्मल के लिए ई आधार है तो चलेगा, लेकिन ई इपिक नहीं चलेगा। वोटर ID आपको फिजिकल कार्ड वाला ही चाहिए। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद फिर आप अपना प्लेस डाल दीजिए यहाँ पे। आज का डेट है ये, इनका टर्म्स एंड कंडीशन उसको आप एग्री कर दीजिए। ये करके मैंने दोनों में आधार कार्ड, मैंने अपने में आधार कार्ड ही सिलेक्ट किया था, वो तो वहाँ जाके मैंने चेंज कर दिया। तो बताऊँ कैसे हुआ था। मैंने डिट्टो फॉर्म भरते समय मैंने यही ID प्रूफ उसमें ऐड किया था। ये करके यहाँ से आप फॉर्म को जो है वो सबमिट कर दीजिए। अब देखिए, अब आपका फॉर्म जो है सबमिट हो चुका है और आपको रेफरेंस नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद ये अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप टोटल 4 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो अटैच करना होगा कि आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे रहे हैं या फिर ये
नॉन ईसीआर के लिए जो मैंने आपको बोला 10th का सर्टिफिकेट या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट चाहिए वो दे रहे हैं आप, कि एड्रेस प्रूफ के लिए दे रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए दे रहे हैं, तो वो आप एक बार इसमें सिलेक्ट करके और फिर उसके बाद अटैच क्या कर रहे हैं। अब से मान लीजिए मैंने बोला कि मैं डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ सबमिट कर रहा हूँ, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या लगा रहा हूँ, तो मान लीजिए मैं पैन कार्ड लगा रहा हूँ या वोटर आईडी, गैस कनेक्शन, या अगर आपकी आपके आप शादीशुदा, आपके पार्टनर का पासपोर्ट भी चल जाएगा उसमें, पेरेंट्स का पासपोर्ट, जो भी है आप लगा के, ये पेरेंट्स का पासपोर्ट तब चलेगा जब आप माइनर कैटेगरी में आते हैं तब। तो चलिए मान लीजिए मैंने आधार कार्ड लगा दिया, उसके बाद फिर आप यहाँ से फाइल को अपलोड कर दीजिए। अब आता है डिजी लॉकर वाला। अच्छा, तो ये जो इन्होंने सिस्टम तो दे दिया हुआ है, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया था तो ये प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। मैं 2-3 दिन परेशान हुआ, लेकिन ये वर्क नहीं किया। जब मैं उनसे जाके पूछा तो बोले हाँ सर, वो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनका वो हो गया था, तो उस पर काम चल रहा है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अभी आने वाले कुछ दिनों में सारा चीज़ डिजी लॉकर से ही होगा, वो फिजिकली नहीं लेने वाले हैं कुछ। तो अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिनको नहीं पता है बता दूं, डिजी लॉकर ऐप जो है गवर्नमेंट का एक ऐप है। इसमें आप क्या होता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे 10th-12th के आपके सर्टिफिकेट हो गए, मार्कशीट हो गए, आपका डीएल हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, कोरोना वैक्सीन लगवाया, वो जितने भी आपके मतलब गवर्नमेंट जितने भी आपको आईडी प्रोवाइड करती है, उन सबको आप वहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। इवन आप उन्हीं को ही एज अ आईडी प्रूफ कहीं भी दिखा भी सकते हैं, आपको फिजिकल साथ में लेके चलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया है, ऑलमोस्ट ये सबको पता ही होगा। तो आप सारा डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर दीजिए और यहाँ से आप ग्रांट करके एक्सेस करके वहाँ ओटीपी वगैरह सब जाता है, वो प्रोसेस सब कुछ करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। तो जो जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, तो आप नोट कर लीजिए आप क्या क्या अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि जब आप सेंटर पे जाएंगे, जो वहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म आप एक साथ में और सबमिट करना होता है, तो उसमें अभी आपको यहाँ फॉर्म दिख रहा होगा आते हुए, तो वहाँ पे टिक मार्क करना होता है कि हाँ मैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ। तो आपका डॉक्यूमेंट भी आपके जो फॉर्म आपने भरा उसमें अपडेट हो जाएगा। अब आते हैं व्यू जो हमने फॉर्म भरा है उस पर। तो देखिए ये मेरा, चूँकि मैं भी मेरी लॉगिन हूँ मैं भी, तो ये मेरा आ गया रेफरेंस नंबर। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरा आ गया ये लिस्ट। अब मैं अभी भी अपने फॉर्म में क्या क्या कर सकता हूँ वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। चाहे तो अभी मुझे लगा कि अरे जो डॉक्यूमेंट मैंने अपलोड किया वो गलत था या वो नहीं करना, कुछ और करना है, तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो पेमेंट पे आ जाते हैं अब। तो पेमेंट पे आने के बाद आपको यहाँ पे पे एंड शेड्यूल पेमेंट का ऑप्शन दिखा होगा, तो इसमें आप जाएंगे तो आपका जो भी होगा इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा आप। जैसे मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया तो ऑनलाइन चालान से करना, चालान से आप कर सकते हैं, तो ऑनलाइन किया मैंने। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि यू हैव नॉट टेकन, अभी मैंने अपॉइंटमेंट लिया नहीं है, इसमें बता दिया उसने। अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद अब देखिए ये सब आ गया है कि जो मैंने आरपीओ स्टार्टिंग में आपने ध्यान दिया होगा, मैंने आप बोला था कि जो आरपीओ आप डालेंगे आपको जाके सबमिट वहीं करना होता है। तो उस आरपीओ के हिसाब से ये देखिए जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसके अंडर में उनका लिस्ट आ गया। क्योंकि मैंने लखनऊ डाला हुआ था, तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो लखनऊ जोन में जितने आ रहे हैं मोस्टली यूपी के सारे, तो ये सबका लिस्ट आ गया है। अब आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे, चूँकि मैंने तत्काल के लिए अप्लाई किया था, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे गोरखपुर में अवेलेबल है, लखनऊ में अवेलेबल, वाराणसी में, ये देखिए आप, बांदा, झांसी यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है, यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तत्काल के लिए, चूँकि हम तत्काल की बात चल रही है तो ये इसलिए है। अगर यही आप नॉर्मल स्टार्टिंग में भर दिए होते तो शायद ये सब अवेलेबल होता उस समय के बाद। अब आप देख लिए, चलिए आपका कहाँ कहाँ पे है। मान लीजिए मैं अभी वाराणसी मैंने किया, तो ये वाराणसी, तो मैंने वाराणसी, तो उसका एड्रेस यहाँ पे आ गया। अब मैं कैप्चा भर देता हूँ। चलिए अगर इसको हम नेक्स्ट करते हैं, तो अब ये आ गया देखिए। अब ये चूँकि मैं तत्काल पासपोर्ट है, तो जो ये 22 डिफ़ॉल्ट जो नियरेस्ट डेट है आज की डेट से, तो अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसने ये बता दिया कि 18 तारीख यानी कल का डेट अपॉइंटमेंट खाली है। तो अगर आपको चाहिए तो आप प्रोसीड करके बैंक पेमेंट करके आगे बढ़ जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कल तो नहीं पहुंच पाऊंगा, तो आप अपना खुद का डेट सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए ये देखिए जो ग्रीन है वो अवेलेबिलिटी है, हाँ इस तारीख को आप ले सकते हैं। मान लीजिए मैं 24 कर लेता हूँ, मैंने 24 कर लिया। तो उसके बाद फिर करना कुछ नहीं है। अब ये देखिए टोटल 3,000 रुपया लग रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो प्राइस है वो चेंज होता रहता है, ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है, क्योंकि मेरे लगे हैं 3,500 रुपये। हमारे समय 3,500 था, तो उसमें 1,500 रुपया ऑनलाइन
लगा था और 2,000 रुपये वहाँ पे हम कैश ले गए थे, वहाँ जमा हुआ था। बेसिकली वो नॉर्मल का चार्ज ही हमसे लिए थे ऑनलाइन पेमेंट में, और बाकी जब वहाँ गए थे जो पास तत्काल का जो हमारा चार्ज 2,000 एक्स्ट्रा था वो हम वहाँ दिए थे। तो वहाँ वो मुझसे पूछे अगर आप कैश देना है कार्ड से ऑनलाइन जो करना है करिए, लेकिन मैं कैश लेकर गया था, तो मैं यही चाहूँगा कि वहाँ आप कैश ही लेके जाइएगा। तो अब चूंकि अब तो फीस ही कम हो गया, 3,000 रुपये फीस है टोटल, आपको 900 रुपये देना, बाकी आपको जब वहाँ फॉर्म, अरे पासपोर्ट ऑफिस जब आप जाएंगे फॉर्म सबमिट करने के लिए, जहाँ पे आपका फ़ोटो सब लेंगे वहाँ पे आपको जमा करना होगा। तो आप जो शेड्यूल है आपका वो करके आप यहाँ पे पे एंड बुक, आपका जो भी डेट हो वो करके आप पे एंड बुक अपॉइंटमेंट करेंगे। उसके बाद फिर ये इसमें नंबर जनरेट होगा, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं क्या है क्या नहीं। ओके अंडरस्टैंड करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे यूपीआई का भी ऑप्शन दिया हुआ है, एसबीआई कार्ड का भी ऑप्शन है जो है। ये पेमेंट करते ही आपका सारा काम ख़त्म, आपको तुरंत एक मैसेज आ जाएगा कि आप पेमेंट का भी आपको मैसेज आ जाएगा, और आपका मैसेज आ जाएगा कि आपको इस तारीख का आपका पासपोर्ट ओरिजिनल ऑफिस में, वो लोग टाइम का स्लॉट बता देंगे 9 बजे 9:30 बजे, जो भी उनका स्लॉट होगा वो मैसेज आ जाएगा आपका कि इतने बजे आपका अपॉइंटमेंट है। और आप कोशिश करिएगा कि सारे डॉक्यूमेंट लेके आप 10 से 15 मिनट पहले पासपोर्ट कार्यालय में पहुंच जाइएगा। वही पासपोर्ट कार्यालय जो हमने वहाँ पे सबमिट किया था कि हम यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करने आएंगे, तो वहीं आपको जाना है। अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, आपको एक स्लिप जनरेट हो जाएगी, अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा वो स्लिप, जो कि मेरा अपना खुद का है। तो उसमें आपका नाम वगैरह, आपका आरपीओ, जहाँ जाना है, कब आपका अपॉइंटमेंट है, क्या है, वो सब पूरा लिखा होगा। और उस पर आपको ये भी लिखा रहता है कि आपको ये प्रिंट आउट लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मोबाइल में मैसेज दिखा के भी आप काम अपना करवा सकते हैं। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि प्रिंट आउट वो लोग मांगते हैं, तो आप पहले उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। कलर है आप ब्लैक एंड वाइट कुछ भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पेमेंट भी हो गया, अपॉइंटमेंट का हमने डेट भी ले लिया है, हमने फॉर्म वॉर्म वगैरह सब सबमिट कर दिया है। अब उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ, उसके पहले एक बार आइए चेक कर लेते हैं सब कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो लॉगिन करते हैं, मैं जाऊँगा मेरे सबमिटेड फॉर्म वाले उसमें। अच्छा, एक आईडी से, जैसे मान लीजिए मुझे और मेरे भाई को पासपोर्ट बनवाना है, तो ऐसा नहीं कि उसके लिए भी अलग से लॉगिन आईडी बनाए, ये बनाए वो बनाए। आप इसी आईडी में अप्लाई फ्रेश पासपोर्ट जाके आप फिर से वही जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया सेम करके आप उनका भी कर सकते हैं। लेकिन जो आरपीओ आएगा जहाँ पे आपको जाके सबमिट करना है, अब वो भी उनका ही वही होगा जो आपका, क्योंकि आपकी आईडी है और आपने अपने आईडी में पहले से बता दिया कि आपका आरपीओ क्या होने वाला है, मतलब आरपीओ मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। तो वो भी उन्हीं, उनको भी वहीं जाके सबमिट करना होगा। अगर उनको कहीं अलग कर, उनके लिए एक अलग से आईडी बनाइएगा। तो ये आप ये कर, इस समय मेरे आईडी पे सिर्फ मेरा ही है जो मैंने अभी आपको बताने के लिए फॉर्म भरा है। मैंने मेरी आईडी से ही मेरा और मेरे चाचा का भी किया था, तो हम दोनों का भी यही सेम आ रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सबमिशन का डेट दिया हुआ है, पेमेंट आपका इनिशिएट हुआ है, ये सब कॉलम बने हुए हैं। तो जैसे जैसे आप प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे, लेटर सपोज कि आपने पेमेंट कर दिया, आपने अपॉइंटमेंट डेट ले लिया, तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगा कि आपका इस डेट को अपॉइंटमेंट है। अब आपको और बताता हूँ, मान लीजिए 24 का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि यार मैं 23 को ही अवेलेबल हूँ, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, रीशेड्यूल भी कर सकते हैं आप लॉगिन करके यहाँ से। लेकिन आप मैक्सिमम 2 बार ही कर सकते हैं, याद रखिएगा आप। तो जैसे आप ये करेंगे, जब आपका पासपोर्ट ऑफिस में सारा काम हो जाएगा, तो जब वहाँ से आप लौट के आएंगे तो आपको एक फ़ाइल नंबर मिल जाएगा। तो जैसे वो फाइल नंबर जनरेट होकर आपका मैसेज आएगा, जब आप लॉगिन करके देखेंगे तो वो फाइल नंबर यहाँ पे ऐड भी हो जाएगा, और ये फाइल नंबर आपके पासपोर्ट में भी ऐड रहता है। तो बेसिकली जब जैसे फाइल नंबर आपका जनरेट हुआ, मान लीजिए आपका पासपोर्ट अब बन ही जाएगा, अब रुकेगा नहीं। हैं कि फॉर्म भरने के बाद आगे क्या हुआ, तो जैसा फॉर्म आपने देख लिया होगा मैंने कैसे सब भरा था, उसका मैंने प्रिंट आउट लिया। तो मैंने 2 प्रिंट आउट लिया था, लेकिन वहाँ पे एक ही का काम लगा था, एक तो मैं मेरे पास ही पड़ा हुआ है। तो आप चाहें तो एक प्रिंट आउट उस फॉर्म का ले लीजिएगा, उसके साथ में जो आपने डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए दिया हुआ है उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। सब ब्लैक एंड वाइट, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करिएगा, और जो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप होगी आपको उसका प्रिंट आउट ले लेना है। उसके अलावा वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलता है, चाहे आप बाहर ही मिल जाएगा, वो ले लीजिएगा। फॉर्म अभी आपको यहाँ पे दिखा होगा। तो उसमें बेसिकली आप जो जो डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो टिक करना है, आपका जो रेफरेंस नंबर मिला वो डालना है,
और आपने नॉन ईसीआर के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट दिया है, हाई स्कूल या ग्रेजुएशन जो भी है, तो आप उसको लिख दीजिएगा, वहाँ पे साइन वगैरह कर दीजिएगा। तो बस वही करके आपको जाना है। तो अब जैसे मान लीजिए मेरा टाइमिंग था 10 बजे का, तो मैं उसमें लिखा हुआ था कि आप 10-15 मिनट पहले पहुंच जाना, तो मैं पहुंच गया, 9:30 ही पहुंच गया था मैं। लेकिन जब वहां गया तो वहां काफ़ी भीड़ था। तो जब मोबाइल मैंने दिखाया कि ये मेरा अपॉइंटमेंट है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इसका प्रिंट आउट कहाँ है। तो मैंने कहा वो तो नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि आप बगैर प्रिंट आउट के भी आ सकते हैं। तो बोले कोई बात नहीं, आप जाइए, लेकिन आपको अंदर वो बोलेंगे। तो मैंने प्रिंट आउट करा लिया वगैरह, बाकी उन्होंने मोबाइल देख के ही छोड़ दिया। जब मैं अंदर गया तो वहाँ पे स्टार्टिंग में ही 3-4 काउंटर बने हुए थे। ये मैं वाराणसी आरपीओ की बता रहा हूँ आपको, वाराणसी रीजनल ऑफिस की, आरपीओ लखनऊ हो गया। तो वहाँ जब गया तो वहाँ पे काफ़ी लाइन लोग लगाए हुए थे। तो बेसिकली मेरा तत्काल पासपोर्ट का था। तो मैं जाके सीखा का एक्सक्यूज़ मी, मेरा तत्काल पासपोर्ट का है। तो पीछे सारी लाइन लगी हुई थी, उन्होंने तत्काल का ले लिया। तब मुझे मालूम पड़ा कि तत्काल जो है उसकी अलग से लाइन होती है, लेकिन चूंकि तत्काल के 1-2 लोग ही आते हैं तो लाइन थी नहीं, बल्कि उस नॉर्मल लाइन ही मेरे पीछे लगी थी। तो मैं जाके उनको दे दिया। तो उन्होंने देखा होगा, तो मेरा और मेरे अंकल दोनों का उन्होंने देखा। और उन्होंने बाकायदा जो पूछा कि ओरिजिनल कहाँ है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने ओरिजिनल चेक किया, और उसके बाद तुरंत उन्होंने मुझसे पूछा कि जो 2,000 रुपये मेरे बचे हुए थे, मैंने 1,500 रुपये ऑनलाइन जमा किया था, 3,500 टोटल था। बोले कैश लाए हो, मैंने कहा हाँ। बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप ऊपर जाइए, और अब देखिए यहीं से तत्काल और नॉर्मल का काम अलग हो जाता है। अगर मेरा नॉर्मल पासपोर्ट होता तो वो लोग वहीं पे मुझे टोकन नंबर जनरेट, मेरा सब कुछ चेक करते, टोकन नंबर जनरेट करते, और मुझे बोलते कि आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जहाँ भी उनका ऑफिस होगा वहाँ भेज देते। मेरा तत्काल का था तो उन्होंने मुझे डीपीओ भेज दिया। उन्होंने एक अलग सेक्शन बना रखा था। वहाँ मैं गया, वहाँ मेरा पूरा हर एक डॉक्यूमेंट सब कुछ चेक हुआ। वहीं उन्होंने मेरा आधार कार्ड रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि ई आधार नहीं चलेगा, क्योंकि आप तत्काल के लिए आए हैं। डीपीओ जो जहाँ मुझे भेजा था वहाँ नॉर्मल ऑयल नहीं जाते, वहाँ से तत्काल वाले ही जाते हैं। तो वहाँ उन्होंने, तो चूंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट की कमी थी नहीं, तो मैंने बोला सर ये नहीं तो ये चलेगा, वो नहीं तो वो चलेगा। तो इस तरीके से मैंने कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद बैंक पासबुक और अपना पैन कार्ड, ये तीनों बोला सर ये चल जाएगा। बोले हाँ चल जाएगा। तो वो करके उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आप आगे जो आपका स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे काउंटर पे जाओगे तो आप यही दिखाना, एक्स्ट्रा कुछ मत दिखाना। मैंने कहा ठीक है। नीचे से ही मुझे टोकन नंबर मिल जाता है, ऑनलाइन जनरेट हो जाता है वो, और उन्होंने वो स्लिप निकाल के लोग उसी में मेरे जो मैं डॉक्यूमेंट दिया रहता हूँ वो प्रिंट करके मुझे दे देते हैं। तो मुझे टोकन नंबर T3 मिला था। T मतलब तत्काल, 3 मतलब मेरा थर्ड नंबर था। और उसी समय 10 बजे ही नॉर्मल का नंबर चला था, करीब 250 के आसपास, मतलब N 250 251 नंबर चल रहा था। तो आप समझ लीजिए कितना डिफरेंस आता है तत्काल और नॉर्मल में। तो मेरा डीपीओ सब कुछ सिलेक्ट हो गया। मैं, मेरे अंकल साथ में गए थे। मेरे अंकल के केस में हुआ क्या था कि उनके डीएल में फादर नेम में सरनेम ऐड नहीं था। तो उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा। और उनके पासबुक में जो था वो लेटेस्ट एंट्री नहीं थी, कि ट्रांजैक्शन की कोई एंट्री नहीं थी। तो उन्होंने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। आधार कार्ड मैंने आपको बताया, ई आधार वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और उनका जो कार्ड वाला आधार कार्ड था उसमें एक नंबर जो है हल्का सा मिट गया था, तो उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दिया। तो उनको बोला कि आप 3 डॉक्यूमेंट कोई और लेके आइए, सॉरी हम नहीं कर पाएंगे, और मेरा हो गया। तो मैं अपना होल्ड पे करके आपको अंकल का केस बताता हूँ मैंने आज ही क्या किया। मैं तुरंत नीचे आया जहाँ से उन्होंने चेक करके मुझे भेजा हुआ था। बोला कि सर आप एक काम करिए, अगर आप आज डॉक्यूमेंट नहीं ले आ पा रहे हैं तो अपना जो अपॉइंटमेंट है वो रीशेड्यूल कर लीजिए। नहीं नहीं करेंगे तो अगर आज का दिन अगर बीत गया तो आपने जो 1,500 रुपया दिया है वो तो जाएगा ही जाएगा। जो आपने पूरा फॉर्म भरने का मेहनत किया है वो सब खत्म हो जाएगा, आपको फिर अगले सिरे से नया अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने कहा इसको मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ अपने खुद से, क्योंकि मैंने कल अपने हाथ से किया हुआ था। तो उन्होंने बोला सर जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उसके एक दिन पहले तक आप कर सकते हैं, आज आप यहाँ आए हैं तो अब आप नहीं कर सकते हैं, और एक बार अगर ये दिन बीत गया आपने कुछ किया नहीं तो आपका सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने किया क्या कि जो मैंने आपको अपॉइंटमेंट का जो मैंने स्लिप दिखाया था तो उसी में मैंने नीचे लिख दिया कि प्लीज़ आज का मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दीजिए, और मुझे मेरे अपॉइंटमेंट या एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करने का ऑप्शन मुझे प्रोवाइड करिए। ये लिख के मैंने उनको दिया तो उन्होंने अपने सिस्टम में तुरंत अपडेट किया, और वहाँ से वो आज का अपॉइंटमेंट मेरे अंकल का कैंसिल कर दिया। उसके बाद मेरे अंकल का वहीं पे सारा उस दिन का काम जो है ख़त्म हो गया था। वो वहाँ बैठे रहे, फिर मैं अपना लेके गया। तो अब जब डीपीओ ने सिलेक्ट कर दिया कि हाँ अब आप आगे प्रोसेस के लिए बढ़ सकते हैं, तो फिर उसके बाद जो टोकन नंबर मुझे मिला था T3, वहाँ पे एक
लॉन्च टाइप बना रहता है, तो वहाँ पे टीवी चलती रहती है, वहाँ पे टोकन नंबर आते रहते हैं। अब नॉर्मल नॉर्मल वाले भी वहाँ बैठेंगे, हम भी वहीं बैठेंगे। तो जैसे मान लीजिए ABC 3 तरह के वहाँ काउंटर बने होते हैं। ए के भी बहुत सारे होंगे, A1 A2 A3 ऐसे करके A10 A20 तक बने होते हैं। फिर B1 B2 ऐसे करके C1 C2 ऐसे बने होते हैं। अब तीनों ABC डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तीनों का अलग अलग काम होता है। सारा काम जो होता है वो ए पे ही होता है मोस्टली। तो मान लीजिए मेरा आ गया T3 काउंटर नंबर A4 पे, तो मैं A4 पे गया। तो A4 पे होता क्या है, बेसिकली वो सारा डॉक्यूमेंट देखते हैं, मेरा सारा डाटा ऑलरेडी फॉर्म जबकि ऑनलाइन भरा हुआ है तो उनके पास सारा एंट्री आ जाता है। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसे 2,000 रुपये तो आप लाए हैं सर, आप किससे करेंगे, कैश या आप ऑनलाइन? तो मैंने कहा मैं कैश लाया हूँ, मैं उनको कैश देता हूँ। उसके बाद फिर वो मेरा फ़ोटो खींचते हैं, मेरा थंब सारे उंगलियों का स्कैन स्कैनर पर रखवा के स्कैन करते हैं। उसके बाद मेरे साइन लेते हैं। उसके बाद फिर वो अपना वहाँ पे जो भी उनको खुद करना होता सब करके उसके बाद आपको बोलते हैं कि सर ठीक है अब आप जाइए, अब आप चले जाइए नेक्स्ट काउंटर पे जो कि होता है B सीरीज का। तो आपको टोकन नंबर जो T3 या N220 जो भी मिला होगा आप वहाँ से उठ के चले आएंगे। ये तुरंत यहाँ से अपडेट कर देंगे कि ए काउंटर वाला काम हो गया है, अब इनका B पे प्रोसीड करिए। तो आपको वहाँ पे लोग खड़े होते हैं बताने के लिए कि हाँ आप वहाँ जाइए, आप वहाँ जाइए, उनको दिखाएंगे तो बता देंगे आपको। तो जैसे आप A का काम हो जाएगा तो आप B वाले के चैम्बर में चले जाएंगे, तो वहाँ पे आप टीवी लगी होगी, वहाँ पे आप आराम से बैठिए। तो जैसे आपका आ जाएगा, मान लीजिए मेरा T3 था तो T3 आ गया B4 पे, तो मैं B4 पे गया। तो सारा काम तो A पे हो चुका था, स्कैनर थंब फोटो तो सब कुछ हो चुका था। बस खाली मैं B पे गया, वहाँ खाली बैठा, वो लोगों ने डॉक्यूमेंट चेक किया, सिस्टम में एक बार मिलाया, ठीक है जाइए। फिर वो बोले अब C पे जाइए। फिर मैं बाहर आया, C वाले के पास गया तो वहाँ बैठा रहा। फिर मेरा T3 C2 पे या C3 पे आ गया, मैं C3 के पास गया, वहाँ बैठा, उन्होंने मिलाया। उनको कुछ पूछना होगा ऐसे ही रेंडम क्वेश्चन तो पूछते हैं, बाकी ऐसा कोई सवाल ऐसा नहीं पूछते कि आपसे कि नहीं जवाब दे पाए तो ये हो जाएगा। उनको बेसिकली ये होता है कि वो 3 स्टेप में करते हैं ताकि अगर बीच में कोई डाउट या कुछ वेरिफिकेशन में दिक्कत हो तो वो उसको कर लें। तो मेरे केस में तो कुछ हुआ नहीं, मैं खाली जाके बैठा रहा, वो लोग अपना करते रहें। लेकिन सब जगह आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, ABC तीनों पे ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा। वहाँ दिखाने के बाद C के बाद जैसे आपका C पे हुआ वो बोलेंगे ठीक है आप जाइए। बस जैसे उन्होंने बोला आप जाइए, आप बाहर आ जाइएगा। आपको तुरंत विद इन 2 और 3 मिनट आपको जो मैंने आपको उसमें दिखाया था कि फाइल नंबर आपका उसमें लिख के आ जाएगा, आपका फाइल नंबर जनरेट हो गया, आपको मैसेज आ जाएगा। बस आपका पासपोर्ट बन गया। आपको शाम तक या अगले दिन आपको एक और मैसेज आ जाएगा कि इस फाइल नंबर का ये पासपोर्ट नंबर जो है वो बन चुका है और पासपोर्ट प्रिंट आज शाम तक प्रिंट हो जाएगा। जो भी उसमें डिटेल आता है वो आते रहेगा। फिर आपका जब पासपोर्ट वहाँ से डिस्पैच होगा तो भी मैसेज आएगा कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया, ये उसका ट्रैकिंग नंबर है, आप ट्रैक करते रहिए। बस आपका पासपोर्ट बन के आ गया। पासपोर्ट बन के आने के बाद आप उसको एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत उक्कत है तो वापस से आप कॉन्टेक्ट करिए। तो जो भी है जनरली कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि इतना टीम बैठा हुआ है, इतने तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत होता ही नहीं है, पासपोर्ट बन के आ जाता है। तो ऐसे तो मेरा तो 2 अगस्त को मैंने अप्लाई किया था, 2 अगस्त की रात को ही मेरा पासपोर्ट नंबर आ गया और मुझे मैसेज आ गया कि आपका पासपोर्ट प्रिंट होकर निकल चुका है, डिस्पैच हो चुका है स्पीड पोस्ट से, ये रहा नंबर, आप ट्रैक करिए। आने में 2 दिन लग गए, आने में 3 दिन लग गए। 3 दिन के बाद मेरा पासपोर्ट मेरे हाथ में आ गया था। तो इस तरह से मेरा पासपोर्ट बन गया। अब अंकल की बात करते हैं, उनमें हमने क्या किया, फिर हम घर आते हैं और उनका भी जो डॉक्यूमेंट था, कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लिया मैंने, बैंक पासबुक का जो एंट्री मैंने लेटेस्ट 15 दिन का करवा दिया, पैन कार्ड उनका था ही, वो लेके मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल किया 4 तारीख का। हम 4 तारीख को जाते हैं और सब कुछ वहाँ सब लोग वहाँ पहचान ही गए थे। उसके बाद हम गए, उन्होंने देखा कि हाँ सर आप 2 दिन पहले भी आए थे, हमने कहा हाँ, तो उन्होंने ओके किया। DPO पे गए, जिन्होंने हमें कल आधार कार्ड के लिए मना किया था, उन्होंने देखा तो अंकल ने सीधा उनको बोला कि जिन डॉक्यूमेंट में आपने मेरे भतीजे का किया हो तो वही डॉक्यूमेंट मैंने भी लगा दिया। उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट देखा, बोला ठीक है आप जाइए। उनका टोकन नंबर T2 मिल गया था। फिर A काउंटर पे गए, वहाँ सारा फोटो वोटो हुआ, उन्होंने 2,000 रुपया दिया। B पे गए, C पे उनको रुकना पड़ा थोड़ा टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि इनका जो पैन कार्ड था उस पैन कार्ड पे हल्का सा कुछ लगा हुआ था, वो मिट नहीं रहा था। तो उन्होंने पूछा कि सर आपका ये कुछ लगा हुआ है, इस पे जो स्कैनर होता है, अरे जो हॉलमार्क या कुछ चमकीला टाइप का होता है, मुझे पता नहीं उसको कहते क्या, वो नहीं दिख रहा है।
तो इन्होंने बोला सर क्या किया जाए, तो उन्होंने बोला कि आपका आधार कार्ड है, बोले हाँ, तो बोले वो क्यों नहीं जमा किया आपने, तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास कार्ड नहीं था, ई आधार था, तो उन्होंने मना किया कि तत्काल के लिए ई आधार कार्ड नहीं चलेगा। तो उन्होंने तुरंत फिर उनका आधार कार्ड लिया, सी काउंटर पे की बात कर रहा हूँ मैं, जो लास्ट स्टेज होता है, उनका आधार कार्ड लिया और उन्होंने अपने सिस्टम से लॉगिन किया, उनसे ओटीपी मांगा, उनका सारा डिटेल चेक कर लिया, बोले हाँ ये तो सही है, उनका करके दे दिया। बोला ठीक है आप जाइए, 5 मिनट के अंदर उनका भी फाइल नंबर जनरेट हो गया। और फिर उनका भी अगले दिन सैटरडे संडे ऑफ था, तो फ्राइडे को हम गए थे, तो सैटरडे संडे ऑफ के नाते उनका जो एक दिन के बाद प्रिंट हुआ, फिर उनका भी 2-4 दिन में बन के आ गए। मैं एक चीज़ और डिस्कस करना चाहूँगा कि वेरिफिकेशन में होता क्या है, इसकी बात कर लूँ ज़रा मैं। तो वेरिफिकेशन में वो लोग ये देखते हैं कि आपने जो एड्रेस दिया आप वहाँ पे रहते भी हैं कि फेक एड्रेस तो नहीं, एक तो ये हो गया, दूसरा आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है उस थाने में या कहीं भी, तो वो लोग ये चेक करते हैं। तो अब चूंकि ऐसा तो है नहीं कि जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड कुछ हो गया, किसी के पास कोई क्रिमिनल इन द सेंस, मेरा कहने का मतलब था कि उनके नाम पे एफआईआर तो छोटे झगड़े मगड़े में भी हो जाता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो अगर एफआईआर है तो क्या आपका पासपोर्ट नहीं बनेगा? बनेगा। पासपोर्ट जो है वो हर नागरिक का अधिकार है, इसके लिए एक अलग से प्रोसीजर है, वो फॉलो कर लीजिए। तो आपके अगर कुछ केसेस भी हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो करना ये है कि अगर आपको पता है आपके नाम पे एफआईआर है, कुछ है, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के जो न्यायालय है वहाँ पे आप जाइए और वहाँ पे किसी अच्छे लॉयर को पकड़िए या उनसे बात करिए, किसी अच्छे लॉयर से आप बात करिए और उनसे, उनको वैसे पता ही होता है, ना भी पता हो आप उनको बताइए कि मैं पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे ऊपर ये फला फला एफआईआर है। तो वो एक फॉर्मेट आता है जिसे हम लोग एनओसी टाइप बोलते हैं, वो कोर्ट की भाषा में कुछ और बोलते हैं, मुझे नाम नहीं पता है। तो वो वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है कि हाँ इनका ये एफआईआर, इसको संज्ञान में है कि हाँ ये इनके ऊपर ये एफआईआर है, लेकिन इनका पासपोर्ट बनने में इससे कोई दिक्कत ना करें, इनका पासपोर्ट आप बनवा दीजिए। तो वो वहाँ से वो करके, तो अगर आप इस चीज़ को पहले से बनवा के रखे रहेंगे तो जब आपका वेरिफिकेशन वाला जो काम आता है पुलिस स्टेशन, तो अगर आप उसको वहीं पे दिखा देंगे तो आपका सारा काम वहीं से हो जाएगा। उनको सिर्फ रिपोर्ट में ओके या एडवर्स लिखना होता है बस, मतलब या तो रिपोर्ट ओके या तो कोई आपत्ति है। तो अगर आपने ये पहले से, अगर आपको पता है कि आपके ऊपर कोई केस है, तो पहले से आप कोर्ट से ये लिखवा के ले लीजिए कि मेरा पासपोर्ट बनने में कोई दिक्कत ना हो। उसका जो फॉर्मेट आता है वो वकील को पता होता है, वो करके दे देंगे आपको। तो अगर आप वो थाने पे ही दिखा देंगे तो वो वहीं से ओके लगा के भेज देंगे, आपका पासपोर्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने तत्काल अप्लाई किया हुआ है और अगर आपका पासपोर्ट बन के आ गया और वेरिफिकेशन बाद में हुआ, मान लीजिए कि आपको मालूम पड़ा कि अरे आपके ऊपर तो एफआईआर था और यहाँ से पुलिस स्टेशन से आपके रिपोर्ट में एडवर्स लगा के उन्होंने भेज दिया, तब क्या करना होगा? उसके लिए करना कुछ नहीं है, डरना भी नहीं है, आपका पासपोर्ट वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वही प्रोसेस आप करिए, आप कोर्ट में जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे जाइए, आप वकील से बात करके वो बनवाइए और उस डॉक्यूमेंट को आप ले जाके लखनऊ, जो जो अभी आपका आरपीओ है, उस आरपीओ में जाइए और वहाँ पे वो एप्लीकेशन के साथ उसको आप जमा कर दीजिएगा, तो वहाँ पे सिस्टम में उसको अपडेट कर देंगे। तो बस यही पूरा फंडा है, आपका पासपोर्ट आराम से बन के आ जाएगा। एक और ज़रूरी बात कि जब पुलिस वेरिफिकेशन आपके लोकल थाने से होता है तो अक्सर हम लोग सुनते हैं कि उनको पैसे देने पड़ते हैं। मैंने जितने लोगों से बात किया सबने बोला कि मैंने 500 दिया, मैंने 1000 दिया। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पुलिस वालों को वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपया भी देना नहीं है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर वो डराते हैं, धमकाते हैं, जैसा भी आपसे निकलवाने की कोशिश करेंगे, आप उनसे स्लिप मांगिएगा, उनको समझ में आ जाएगा। अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन में आपको अलग से क्या करना होता है ये भी आपको बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो जो आपके ग्राम प्रधान होंगे या आप सिटी में या जो नगर वार्ड या नगर सेवक होंगे, तो आप उनसे बाकायदा उनके लेटर पैड पे आप लिखवा लीजिएगा कि हाँ मैं इस इंसान को भली भांति जानता हूँ, ये मेरे गांव के निवासी हैं या मेरे नगर के निवासी हैं। उसमें अपना फ़ोटो स्टैम्प, एक तो ये हो गया जो आपके सरपंच या नगर सेवक करके देंगे। दूसरा, जो आपका तहसील लेवल पे हुआ वहाँ पे एक हलफनामा बनता है, तो आप तहसील पे जाइएगा और किसी वकील से कह दीजिएगा कि मुझे पासपोर्ट के लिए हलफनामा चाहिए। बेसिकली उसमें डिटेल ही होता है आपका कि आप फला फला जगह के निवासी हैं, ये हैं वो हैं, तो वो एक बनवा लीजिएगा। अब ये दोनों उसको पुलिस वेरिफिकेशन में सबमिट करना होता है। तो बेसिकली जब आपको पुलिस वाले फ़ोन करते हैं कि आपका वेरिफिकेशन के लिए आया, आप थाने पर आ जाइएगा, तो आपको वो उसी में बता देंगे कि आपको क्या क्या लाना होता है, कि आप ग्राम प्रधान से लिखवा के लाइएगा, हलफनामा लेकर आइएगा। तो इन चीज़ों में डिले से बचने के लिए ये 2 चीज़ें
अगर आपको पता है कि आपका वेरिफिकेशन अब आने वाला है या हो जाने वाला है, तो आप ये चीज़ें पहले से बनवा के रखिएगा। हलफनामा जो बनता है वो 6 महीने तक वैलिड होता है, इसलिए जब आपका पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका फाइल नंबर जनरेट हो चुका है, तभी आप उसको बनवा के रख लीजिएगा, ताकि आपके पास जैसे वेरिफिकेशन का कॉल आए तो आप अगले दिन जाके या उसी जगह आपके पास टाइम है तो आप जाके वेरीफाई करवा के आइए। लेकिन ध्यान दीजिए, वेरिफिकेशन में 1 रुपया भी नहीं लगता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लास्ट में आसान भाषा में थोड़े शब्दों में अगर कंप्लीट करना चाहें तो ये है कि पासपोर्ट बनाना बिल्कुल आसान है। अगर आप नॉर्मल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड और 10th, अगर आप क्वालिफिकेशन दिखा रहे हैं तो 10th की मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और आधार कार्ड, इन दो से आपका पासपोर्ट बन जाएगा। अगर आपको तत्काल अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपने देखी ली होगी, उन 3 डॉक्यूमेंट हो, उसके अलावा आपका 10th का सर्टिफिकेट हो। आप फॉर्म को अच्छे से भरिए, जो मैंने बताया कहाँ पे आरपीओ सिलेक्ट करना, कैसे करना, वो बिल्कुल अच्छे से करिएगा। डिट्टो जैसा है, डिट्टो ऐसे भर दीजिएगा, आपका पासपोर्ट 101% बन के आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बावजूद अगर किसी को कुछ डाउट है या किसी के पासपोर्ट में कोई दिक्कत आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसका जो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन होगा वो ढूंढूंगा और आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंजॉय द लाइफ। मेरे पीछे सब क्या चल रहा है तो थोड़ा इसके बारे में आपको बता दूं। हम लोग जो हैं वो डिजिटल बोर्ड प्रोवाइड करते हैं, स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट हो या कोई प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, सबके लिए। अगर उन्हें ऑफलाइन ही सिर्फ क्लास करना है तो ये डिजिटल बोर्ड है, इसमें जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, इवन आप इसको एज ए टीवी भी यूज़ कर सकते हैं। 55, 75, 86 जो भी आपको साइज़ चाहिए वो मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि हम डिजिटल क्लासरूम का पूरा सेटअप प्रोवाइड करते हैं, तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है अगर आप हमें बताएंगे तो हम लोग जो है फ्यूचर स्मार्ट विजन, आप नाम देख ही रहेंगे, ये हमारी कंपनी है, और ज्ञान मार्ग हमारा जो प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी आप किसी और प्रोडक्ट को का भी परचेस करना चाहेंगे तो हम लोग वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं विद टेक्निकल सपोर्ट है। या अगर कोई मेरे दोस्त या हमारे वीडियो देखने वाले, अगर आप ऑनलाइन क्लास या ऑनलाइन या एजुकेशन में कुछ कर रहे हैं या करने का प्लान बना रहे हैं और आपको डिजिटल बोर्ड या इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या अगर आपको इसमें अपग्रेड होना है, इन नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी आप उनको बताइए, वो आपको कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताएंगे। अब ये बता देंगे कि मैंने विकास गिरी IAS जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे ये देखा था, आपको बता दीजिएगा कि इसके बारे में मुझे जानकारी वहाँ से मिली थी। तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा, इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि ये वीडियो 4 साल के बाद भी आप देखेंगे, आप बोलेंगे उसमें 10% बोला गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको इस साल 2023 के दीपावली 2023 तक आप जब भी परचेस करेंगे ये बता के कि मैंने विकास गिरी IAS चैनल यूट्यूब जो है वहाँ देख के आपको कांटेक्ट किया हूँ, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा।